गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम भारत की खोज का चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, युगों का दौर। और उसके अंतर्गत एक जो उप प्रकरण है दक्षिण भारत, उसको हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने जाना था, उत्तर भारत में पहले मौर्य वंश का, फिर गुप्त वंश का, और उसके बाद फिर हर्षवर्धन ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या इसी समय दक्षिण भारत में भी कुछ हो रहा था? आइए जानते हैं। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियां थीं और रोमन सिक्के भी पाए जाते थे। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा समुद्री सीमाओं से मिला हुआ है, और समुद्री सीमाओं से मिला होने के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों का समुद्री व्यापार होना स्वाभाविक है। इसी के चलते यूनान और रोम के सिक्के भी और बस्तियां वहाँ पाई जाती थीं। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण भारत पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर भारत से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। तो बच्चों, बड़ी साफ बात है कि उत्तर भारत में जैसे हमले होते थे, तो उसके चलते क्या होता था कि उत्तर भारत के बहुत सारे लोग दक्षिण भारत की ओर भाग जाते थे, और उनमें से राजगीर, शिल्पी, कारीगर इत्यादि थे, जिस वजह से दक्षिण भारत में पुरानी चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला का विकास हुआ, और उत्तर भारत में नई नई चीज़ों का प्रभाव पड़ा। क्योंकि जैसे ही आक्रमणकारी आते थे तो उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा, उनके दर्शन, उनके साहित्य से निश्चित रूप से भारतीय प्रभावित होते रहे। आगे चलते हैं। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जो 200, 300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें से लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार करके आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, कुछ वंशों की बात की गई है जिन्होंने भारत में 200, 300 वर्षों तक कार्य किया। जैसे उत्तर में मौर्य, कुषाण और गुप्त वंश, और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये वंश थे। आगे, जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध हुआ या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था, तो आम जनता की दिनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। अर्थात जो आम जनता थी, उनका जनजीवन उसी तरह चलता रहता था। उनको युद्ध से कोई खास लेना देना नहीं था, क्योंकि उस समय जो गांव थे एक एक इकाइयों में विभाजित थी, और प्रत्येक गांव का किसी दूसरे गांव से कोई खास लेना देना नहीं था। उस गांव का व्यापार उसी गांव में हो जाता था। उस गांव के लोगों को ज़रूरत की चीज़ें गांव में ही मिल जाती थी। गांव में ही विभिन्न तरह के व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा दूसरे शहरों से या दूसरे गांवों से या युद्धों से गांव प्रभावित नहीं होते थे। आगे, इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण में इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज में पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश की अवनति की पराकाष्ठा पर थी। तो कहने का तात्पर्य कि अगर कोई ये कहता है कि भारत में पहले केवल युद्ध हुआ करते थे, अंग्रेजों ने आकर के शांति स्थापित की, ये गलत था। चाहे हम मौर्य काल की बात करें, गुप्त काल की बात करें, या दक्षिण के राज्यों की बात करें, उधर हजारों साल की परंपरा थी कि भारत में पूरी तरह से शांति स्थापित थी, और भारत में विभिन्न तरह के व्यवसाय फल फूल रहे थे।
विभिन्न प्रकार की कलाओं का, साहित्य का पूर्णतः विकास हो रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि जब भारत में अंग्रेज आए उस समय भारत गर्त की ओर जा रहा था, जो कि मुगल शासन और उसके बाद उसके जो लापरवाह शासकों द्वारा भारतीय जनता पर अत्याचार किए गए, तो उस समय निश्चित रूप से देश में अशांति थी। आगे, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। ये अंग्रेजों की बात है। आगे, प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले जाती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। तो कहने का तात्पर्य कि भारत में व्यक्तिवादी और समाजवादी दोनों तरह की धारणाएं एक साथ चल रही थी और दोनों के अपने अपने प्रसंग थे और दोनों ही भारतीय समाज की उन्नति में अपना योगदान करने में सफल रहे। कि व्यक्तिवादी का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति का विकास होना चाहिए, और समाजवादी धारणा क्या है कि व्यक्ति को अपने बारे में कम और समाज के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। समाज की उन्नति होगी तभी व्यक्ति की उन्नति होगी। लेकिन ये दोनों ही विचारधाराएं एक साथ चलती रहीं। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बन रहे थे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी बच्चों, कि राजा चाहे जो आए, राजा कैसा हो, उसका बहुत ज़्यादा असर भारत की स्वायत्त शासी ग्राम सभाओं पर नहीं पड़ा, जिनका अपना ही शासन होता था, अपना मुखिया होता था, अपनी पंचायत होती थी, अपनी अदालत होती थी, सब कुछ अपना होता था। राजा के कामकाज से बहुत कुछ लेना देना गाँव का नहीं था। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत में जज्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया, वहाँ वह अलग थलग रहा, वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया। कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। तो इसमें किसकी बात की गई कि अगर कोई बाहर से आया और अलग थलग रहा, भारत में उस जज्ब होने की कोशिश नहीं की, तो निश्चित रूप से उसने अपने आप को, अपनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया और भारतीय संस्कृति को भी नष्ट करने का उसने प्रयास किया। जैसे महमूद गजनवी इत्यादि की बात करें, वो भारत में आया और भारतीय संस्कृति को न तो उसने जज्ब करने की कोशिश की, न उसमें जज्ब होने की कोशिश की। यहाँ के हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़ करके यहाँ से अपार धन संपत्ति लूट करके वह ले गया था। ये उन लोगों की बात है, ठीक है। इसके अलावा तैमूर लंग आया था भारत में, वो भी भारत
में को दिल्ली को मुर्दों का शहर बना करके चला गया था। तो ये उन आक्रमणकारियों की बात है जो भारत में आए और धन लूटने के उद्देश्य से आए थे। तो उन्होंने अपना भी नुकसान किया और भारत का भी नुकसान किया। चलिए, आज का जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि कोई भी राजा या कोई भी बाहर से आने वाला आक्रमणकारी भारतीय स्वायत्तशासी ग्राम सभाओं में हलचल क्यों नहीं पैदा कर पाता था। या इस प्रश्न को इस तरीके से समझ लें, कोई भी राजा या बाहरी आक्रमणकारी भारतीय गांवों को प्रभावित क्यों नहीं कर पाता था। और इसका उत्तर मैंने इस वीडियो में कई बार उसकी व्याख्या की है, तो आप इसको अपने शब्दों में अवश्य लिखें कि गांव क्यों नहीं प्रभावित होते थे। भाई, प्रभावित क्यों होते गांव? जब वो राजा पर निर्भर होते, पुलिस पर, शिक्षा पर, कानून पर, अदालत पर, व्यापार पर, है ना, इन सब बातों पर अगर वो राजा पर निर्भर होते तो निश्चित रूप से राजा बदलने पर असर पड़ता। लेकिन तब की ग्राम सभाएं जो थी वो तो बिल्कुल सब कुछ व्यवस्था उनकी अपनी थी, वो बाहर से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे। उनकी पुलिस, अदालत सब कुछ गांव में होता था, उनका मुखिया गांव में होता था, सारे व्यापार गांव में हो जाते थे, ज़रूरत की वस्तुएं गांव वालों को सबको गांव में ही मिल जाती थी। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आपको इसका उत्तर लिखना है। तो बच्चों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।